सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो पिछली क्लासेस में हमने यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था और लास्ट में हमने कल उस लेक्चर को फिनिश कर दिया था। और उसमें हमने लास्ट में कुछ पीवाईक्यूज करे थे, लगभग 20 पीवाईक्यूज थे। तो आई होप आपको वो क्लास समझ में आई होंगी और आपने वो पीवाईक्यू ट्राई किए होंगे। और आज की क्लास में हम एनडीए फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो इसमें वही हमारी 3 स्टेट्स होती हैं। सबसे पहले सीखेंगे मैटर क्या होता है, फिर उसके बाद उसकी स्टेट्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मैटर के बारे में। तो मैटर क्या होता है? तो सबसे पहले मैटर क्या होता है? मैटर इज एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मास होना चाहिए और वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होना चाहिए? मास और दूसरा वॉल्यूम। और इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ एटम्स विच आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड दीज एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें 2 चीजें याद रखने की है। पहला तो क्या है कि अगर कोई मैटर है हमारे पास तो उसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज तो हमेशा रहेंगी, एक तो मास और दूसरा वॉल्यूम। ठीक है, और दूसरा उसके अंदर क्या होंगे? एटम्स। और इनसे मिलकर क्या बन जाएगा? हमारा मॉलिक्यूल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा है मैटर की डेफिनेशन। इसके बाद देखते हैं आगे। इसके बाद हमारे पास आता है की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स। तो अभी हमने जो मैटर पार्टिकल्स देखे थे, मतलब ये वाला जिसको हम क्या बोल रहे थे? एटम, यही तो है हमारे मैटर पार्टिकल्स। ठीक है, तो इनकी कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखने वाले हैं। तो इसमें पहला है पार्टिकल ऑफ मैटर आर इनक्रेडिबली स्मॉल। ठीक है, तो हमें पता है कि एटम का साइज बहुत छोटा होता है। एटम का साइज कितना? 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम पे हम फाइंड करते थे। हमने अभी यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ा 1 एंगस्ट्रॉम से क्या पता चलता है? एटम्स के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है, हमें ये किससे पता चलता है? 1 एंगस्ट्रॉम से। मतलब इतनी छोटी यूनिट होनी चाहिए डिस्टेंस पता करने के लिए। तो वो खुद एटम कितना छोटा होगा? ठीक है, तो इनक्रेडिबली स्मॉल। पहली बात ये है पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग एंड पजेस काइनेटिक एनर्जी। तो एक दूसरी चीज क्या याद रखनी है? ऑलवेज मूविंग, हमेशा हिलते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, और काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर होती है। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक। तो यहां पर की कैरेक्टरिस्टिक में पहला क्या है? बहुत छोटा होगा और उसके अंदर बहुत काइनेटिक एनर्जी होगी। एक तो बहुत छोटा होगा और अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं सब बहुत हिल रहे होंगे, बहुत हिलडुल रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद आता है देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स नोन एज इंट्रामोलिकुलर फोर्स या वॉन्डरवाल फोर्स। ठीक है, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अब ये हमने जो एटम अंदर बनाए, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करते हैं।
अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वंडर वॉल फोर्स भी हम बोलते हैं। दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, तो इन दोनों के बीच में क्या है, स्पेस है। इन दोनों के बीच में क्या है, स्पेस है। इन दोनों के बीच में क्या है, स्पेस है। तो कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है, अगर हमारे पास सॉलिड है तो ज्यादा कम स्पेस होगा, सॉरी बहुत कम स्पेस होगा। अगर सॉलिड है, लिक्विड है तो थोड़ा ज्यादा स्पेस होगा, और गैसेस में तो बहुत ही ज्यादा स्पेस होता है। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हमारे पास चार प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी बहुत छोटा होता है, दूसरी प्रॉपर्टी बहुत उछलता कूदता है, और तीसरी प्रॉपर्टी एक दूसरे के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और तीसरी प्रॉपर्टी उन दोनों के बीच में या फिर जितने भी पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मास और वॉल्यूम समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, एक बार मास और वॉल्यूम समझ लेते हैं क्या होता है। तो मास का जो मास क्या होता है, मैटर कंटेन्ड बाय द सब्सटेंस ठीक है, किसी सब्सटेंस के अंदर कितना कंटेंट भरा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, मास। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है मास की, और यहां पर इसका सिंबल m होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है केजी। ठीक है, ये हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट है वो होती है केजी। इसके बाद हम आते हैं वॉल्यूम पे। अगर हाँ, इसका डायमेंशन देख लेते हैं, इसका डायमेंशन क्या था, m। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, फिर से वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट इंटू एरिया, या फिर एरिया इंटू हाइट, कुछ भी बोल सकते हैं। देखो जैसे हमारे पास एक क्यूब का नीचे वाला हिस्सा है, मतलब नीचे वाला फेस है, और इसका एरिया क्या होगा, अगर ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, ठीक है, L ये स्क्वायर का नीचे वाला फेस है, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा L स्क्वायर। पर अब जब हम इसकी हाइट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जब ये हाइट हम इसमें बना देंगे, तो जब ये हमने हाइट ऐड कर दी, तो अब इसका हम वॉल्यूम डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, हाइट इनटू एरिया। तो यहां से वॉल्यूम हाइट कितनी होगी, सपोज हाइट भी हम L ही ले रहे हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम का हाइट कितनी है, L, और एरिया कितना है, L स्क्वायर। तो वॉल्यूम कितना हो गया हमारे पास, L क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम भी इसी तरह डिफाइंड है कि 3D स्पेस में कितना वॉल्यूम आ सकता है। ठीक है, 3D स्पेस में हम कितनी चीजें रख सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। ठीक है, और मास क्या है, किसी सब्सटेंस के अंदर पूरा कंटेंट कितना भरा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, मास। तो ठीक है, ये नॉर्मल सा डिफरेंस है मास और वॉल्यूम में। इसके बाद हम देखते हैं डेंसिटी क्या होती है। ठीक है, डेंसिटी मतलब आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा होगा, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, पर जब हम मास बाय वॉल्यूम बोलते हैं तो ये वॉल्यूम डेंसिटी होती है। ठीक है, पर लीनियर डेंसिटी, इसके 3 पार्ट्स हैं। एक तो होती है लीनियर डेंसिटी, एक होता है सरफेस डेंसिटी, और एक होता है वॉल्यूम डेंसिटी। और वॉल्यूम डेंसिटी को ही एक्चुअल में डेंसिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो एक बार समझते हैं लीनियर डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक लाइन है, ठीक है, तो अगर भंडारा खाने गए हैं कोई लोग, ठीक है, तो फिर वहां पर देखो, अगर तुम और तुम्हारे दोस्त गए बाहर घूमने, घूमते घूमते तुम्हें लग गई भूख, और मतलब हॉस्टल टाइम है, या फिर तुम अकेले रूम पे रहते हो, तुम्हारे दोस्त भी अकेले रूम पे रहते हैं, तो खाने बनाने का झंझट तुम नहीं लोगे और तुम्हारे दोस्त भी कहाँ बनाएंगे खाना। ठीक है, तो हम मतलब दोस्त लोग क्या सोचते हैं कि भंडारा खाना चलते हैं। ठीक है, भंडारा खाने चलेंगे, तो पहले भंडारे में वो गए तो वहां पर ऐसे लोग भरे हुए थे, खचाखच लोग भरे हुए थे, ऐसे एक ही लाइन में इतने सारे लोग लगे हुए थे। ठीक है, ये जो पॉइंट्स में डॉट्स दिखा रहा हूं ये मतलब लोग हैं। ठीक है, ये पहला भंडारा था। ठीक है, अब दूसरा भंडारा था ये वाला, जहां पर लोग ऐसे थे।
पहले भंडारे में ज्यादा लोग थे, दूसरे भंडारे में कम लोग थे, तो आप कहां पर जाओगे? जहां पर लोग कम होंगे, ठीक है। तो तुम्हारा दोस्त बोलेगा कि भाई हम जाते हैं उस वाले भंडारे में जिसमें लोग कम है। तो अगर वो साइंस की लैंग्वेज में उसको बोलेगा फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको बोलना चाहेगा कि भाई वहां जाते हैं जहां पर लीनियर डेंसिटी कम हो। क्या हो? जहां पर लीनियर डेंसिटी कम हो, ठीक है। लीनियर डेंसिटी जहां पर ज्यादा होगी वहां पर तो शायद भंडारा खत्म भी हो जाए जब तक तुम यहां पर पहुंचोगे। तो आपको कहां पर जाना चाहिए? जहां पर लीनियर डेंसिटी कम हो। तो यहां से क्या पता चला हमें? लैम्डा का फॉर्मूला, और लैम्डा यानी लीनियर डेंसिटी। तो लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पर कितना मास है। तो मान लेते हैं ये दो लाइंस और दोनों बराबर हैं, सपोज दोनों बराबर हैं और इसका यूनिट लेंथ यहां तक आता है, ठीक है, और यहां तक आता है, ठीक है। दोनों का यूनिट लेंथ बराबर होगा। इस यूनिट लेंथ में 3 लोग भंडारे में खड़े हैं और इस यूनिट लेंथ में एक ही आदमी भंडारे पे खड़ा है, ठीक है। तो आप जाओगे यहां ही, मुझे पता है, पर ठीक है उसको बाद में समझेंगे पहले तो लीनियर डेंसिटी समझ लेते हैं। तो लीनियर डेंसिटी क्या होती है? पर यूनिट लेंथ पे कितना मास रखा हुआ है। तो इस बात से आपको समझ आ गया होगा अगर आप भंडारा खाने गए तो आपको समझ आ गया होगा ये बात। तो लीनियर डेंसिटी आई होप आपको समझ आ गया होगा, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ, ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब आता है सरफेस डेंसिटी, ठीक है, सरफेस डेंसिटी। तो मान लेते हैं सपोज 2 एरियाज है हमारे पास। एरिया यानी मान लेते हैं दिल्ली और दूसरा मान लेते हैं देहरादून, ठीक है। ये देहरादून और ये दिल्ली। अब हम एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं, सपोज यहाँ का कोई शहर है, दिल्ली का कोई शहर है जो देहरादून के शहर के बराबर है। कोई शहर है, ठीक है, दिल्ली का कोई शहर देहरादून के शहर के बराबर है। मतलब छोटा सा इसका कोई पार्ट हो सकता है। देहरादून एक्चुअली दिल्ली के बराबर तो नहीं है, पर एक छोटा सा पार्ट है उसको हमने कंसिडर किया है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग होंगे, बहुत ही ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। दिल्ली में बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इस छोटे से एरिया पे इतने सारे लोग हैं। और देहरादून में काफी कम पॉपुलेशन है अभी, तो शायद ज्यादा हो मुझे नहीं पता है, पर मुझे तो आसपास दिखता है कि कम ही लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली में बहुत ज्यादा लोग हैं, देहरादून में बहुत कम लोग हैं, पर कहां पर? यूनिट एरिया पे। हमने एक छोटा सा एरिया डिफाइन किया जो कि यूनिट एरिया होगा देहरादून के लिए भी और दिल्ली के लिए भी। तो कहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है? तो कहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है भाई? दिल्ली में ज्यादा पॉपुलेशन है। या फिर दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि इसकी सरफेस डेंसिटी ज्यादा है, दिल्ली की सरफेस डेंसिटी ज्यादा है और देहरादून की सरफेस डेंसिटी कम है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहां से अब आपको समझ आ गया है सरफेस डेंसिटी क्या होता है। पर यूनिट एरिया पे कितना मास रखा हुआ है, पर यूनिट एरिया पे कितना मास रखा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? सरफेस डेंसिटी। तो दिल्ली की सरफेस डेंसिटी ज्यादा है और देहरादून की सरफेस डेंसिटी कम है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं वॉल्यूम डेंसिटी। अब वॉल्यूम डेंसिटी कैसे समझेंगे? तो ये समझते हैं हम, एक कमरे से, एक कमरा है, और एक दूसरा ये कमरा है, ठीक है। और इस कमरे में लगभग 7, मतलब एक फेस्टिवल है कोई, मान लेते हैं अभी अभी कल ही करवा चौथ था, तो मान लेते हैं करवा चौथ के हिसाब से, अच्छा घर पे आते हैं क्या गेस्ट करवा चौथ में? पता नहीं, आते तो नहीं। मान लेते दिवाली है, दिवाली आने वाली है ठीक है। तो एक घर में इसका एरिया मान लेते हैं ए, और इसका एरिया भी मैंने मान लिया ए, ठीक है, कोई भी मतलब सेम है एरिया। और इस घर में लगभग अभी कलर चेंज नहीं हुआ, इस घर में लगभग 15 लोग हैं, ठीक है।
जगह नहीं हो रही, कोई बिस्तर पे लेटा है, कोई कुर्सी में बैठा है, कोई नीचे चटाई लगा के बैठा है, ठीक है। तो ये हमारे पास दिल्ली क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दिवाली का माहौल चल रहा है और हमारे घर पर मेहमान आए हैं और बहुत ज्यादा 15 लोग आ चुके हैं। कोई ऐसे ही बैठा है, इधर उधर बैठे हैं और एक है। तो तुम सबसे कम डेंस रूम ढूंढोगे जाने के लिए कि वहां पर मैं रह सकता हूँ। तो मान लेते हैं तुम्हारे डबल स्टोरी बिल्डिंग है तुम्हारे पास, तो ऊपर वाली बिल्डिंग में बहुत सारे मेहमान आए हैं, 15 लोग आए हैं और नीचे वाली बिल्डिंग में कोई नहीं है। या फिर मान लेते हैं तुम्हारे घर वाले हैं, एक दो मेंबर्स हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम डेंसिटी कहां पर ज्यादा होगी? वॉल्यूम डेंसिटी रो ऊपर ज्यादा होगी और वॉल्यूम डेंसिटी कम होगी नीचे वाले में। तो तुम कहां जाना प्रेफर करोगे? नीचे वाले में। ऑब्वियसली ज्यादा मेहमानों के साथ बैठना तो ठीक नहीं रहेगा क्योंकि 15 लोग पहले से ऊपर हैं, ठीक है। तो इससे आपको समझ आया कि वॉल्यूम डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एरिया अगर इसका ए है तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करके। तो इसकी हाइट मान लेते हैं h है, इसकी हाइट मान लेते हैं h है, ठीक है। तो वॉल्यूम दोनों का सेम था पर उसके अंदर जो कंटेंट भरा हुआ था, जो मास था, यानी जितने लोग थे वो अलग अलग थे, तो इसकी वजह से वॉल्यूम डेंसिटी डिफर कर गई। ऊपर वाले रूम में वॉल्यूम डेंसिटी सबसे ज्यादा, नीचे वाले रूम में वॉल्यूम डेंसिटी कम थी, ठीक है। तो आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि डेंसिटी 3 टाइप की होती है, लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी और वॉल्यूम डेंसिटी। तीनों के फॉर्म में लीनियर डेंसिटी होती है मास पर लेंथ, सरफेस डेंसिटी होती है मास पर एरिया और वॉल्यूम डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम। तो ये 3 टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब इसके बाद तीनों स्टेट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो 9th में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा कि सॉलिड रिजिड होते हैं, ठीक है, और इनका शेप चेंज नहीं होता है बहुत जल्दी से। और फिर उसके बाद आता है लिक्विड का शेप बहुत अनयूजुअल होता है, जिस तरफ बहाव होगा वो उसी तरह बहता जाएगा, ठीक है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। और गैसियस में इसका शेप अनडिफाइंड होता है, हम बता नहीं सकते इसका शेप कैसा होगा। और ये रिजिड नहीं होते हैं ये दोनों, ठीक है। ये फ्लो करता है, ये भी फ्लो करता है, पर जो ज्यादा फास्ट फ्लो करता है वो था गैस, जो कम फ्लो करता है उसको बोलते हैं लिक्विड। तो सबसे पहले बात करते हैं डेंसिटी की, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हमने लिखे हैं, एक तो डेंसिटी, रिजिडिटी, काइनेटिक एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, सॉरी पिलर्स नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इनसे कि यहाँ पर सॉलिड स्टेट में रिजिडिटी कैसे होती है या डेंसिटी कैसे होती है। तो सॉलिड स्टेट में जो डेंसिटी होगी वो सबसे हाई होगी, ठीक है, सबसे हाई होगी। देखो मैं बना देता हूं। ये हमारे पास एक सॉलिड है और यहाँ पर ये लिक्विड और ये कंटेनर हम बना देते हैं गैस के लिए। तो यहाँ पर और दोनों सबका हमने यूनिट एरिया लेना है। तो ये हमारा है सॉलिड और ये है लिक्विड और ये है गैस। 2 स्टेट्स और होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। लिक्विड को ऐसे बना देते हैं पानी जैसा, और गैस को कैसे बनाएं। और यहां पर है हमारी गैस, ठीक है। और ये तीनों यूनिट एरियाज हैं, इसमें हमने सॉलिड को रखा, इसमें लिक्विड को, इसमें गैस को। अब धीरे धीरे इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता रहूंगा मैं, तो फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी सबसे हाई होती है सॉलिड में। अब डेंसिटी कौन सी डेंसिटी? जब हम नॉर्मल डेंसिटी बोलते हैं तो वो मास वॉल्यूम वाली डेंसिटी को डिपिक्ट करता है, ठीक है। किस वाली डेंसिटी की बात कर रहा है वो? वॉल्यूम डेंसिटी की। मैंने बोला था अगर सिर्फ डेंसिटी बोला है तो इसका मतलब है वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है। जब भी डेंसिटी बोले तो उससे आपको याद रखना है कि वॉल्यूम डेंसिटी की बात चल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी सॉलिड में कैसी होती है? हाई। इसमें कैसी होगी?
मीडियम, और गैसेस में सबसे लो। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा ये यूनिटेरियम में बहुत ज्यादा मास है, लिक्विड में कम है, थोड़ा मीडियम है, और गैस में तो बिल्कुल ही लो है। उसके बाद आते हैं रिजिडिटी। रिजिडिटी का क्या मतलब होता है, पहले रिजिडिटी का मतलब समझ लेते हैं। एक पेज प्लस हो सकता है, ठीक है। रिजिडिटी, रिजिडिटी क्या होती है? रिजिडिटी ये नहीं होता है कि हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो वो टूटेगा नहीं या फिर उसका शेप चेंज नहीं होगा। जैसे सॉलिड पे हम एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे ये पेन सॉलिड है, इसको मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा इस पे, तो ये ज्यादातर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो शेप तो चेंज हो रही है। ठीक है, तो रिजिडिटी का क्या मतलब होता है, जो इंट्रिंसिक फोर्स है, ठीक है, जो अंदर से जो फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स, अंदर जो हमारे पास एटम्स हैं, अंदर के एटम के फोर्स लगने की वजह से, अंदर के एटम की फोर्स लगने की वजह से क्या शेप में चेंज आएगा, इसको बोलते हैं रिजिडिटी। तो यहां पर अगर अंदर चेंज ना आए, ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स की वजह से, उन एटम्स की वजह से अगर चेंज ना आए तो हम उसको बोल देते हैं कि वो ज्यादा रिजिड है। तो सॉलिड के केस में ये होता है हाई रिजिडिटी, बिल्कुल हाई होती है, क्योंकि एटम्स की वजह से शेप चेंज नहीं होता है। उसके बाद अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में एटम्स थोड़े दूर दूर रहते हैं, ठीक है, और ये फोर्स भी लगाते हैं इस तरफ वॉल्स पर, ठीक है, जो वाटर या फिर लिक्विड के जो एटम्स होते हैं वो वॉल्स पर फोर्स लगाते हैं, ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं, जिसको अपथ्रस्ट फोर्स भी बोलते हैं, आपने सुना होगा। अपथ्रस्ट नहीं, सॉरी, बाइंड फोर्स, बाइंड फोर्स होता है, ऊपर की तरफ लगता है, नीचे की तरफ भी फोर्स लगता है, ठीक है। तो मतलब ये अपना शेप चेंज करना चाहता है, लिक्विड अपना शेप हमेशा चेंज करना चाहता है अपने इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स की वजह से, अंदर की जो मॉलिक्यूल्स की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ये शेप हमेशा चेंज होना चाहता है। तो जो चेंज होना चाहता है उसकी रिजिडिटी कम हो जाती है, तो फिर इसकी रिजिडिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी मीडियम हो जाएगी, मीडियम। क्योंकि अब अगर हम मीडियम की बात करें तो फिर वो लिक्विड में ही हो सकता है, और जो सबसे लो होगा वो होगा गैसेस में। तो गैस भी वॉल्स पर फोर्स लगाती है, ठीक है, सारी वॉल्स पर फोर्स लगाई गई है बाहर निकलने के लिए, तो इसमें रिजिडिटी सबसे हो जाएगी लो, ठीक है। तो रिजिडिटी क्या होता है, फोर्स exerted by the intramolecular force। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई रिजिडिटी। तो अब यहां पर लिख लेते हैं रिजिडिटी, यहां पर क्या होगी, हाई, ठीक है। रिजिडिटी मतलब इंट्रामोलिकुलर फोर्स, वो याद रखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रिजिडिटी होता है हाई, लिक्विड होता है फिर से मीडियम, और हमारा गैसेस में क्या हो जाएगा, लो, ठीक है। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। अब काइनेटिक एनर्जी किसके पास ज्यादा होगी, ठीक है। तो सॉलिड में तो बिल्कुल ये बंधे हुए हैं, एक दूसरे से फोर्स लगा रहे हैं, तो लगभग ये स्टिल ही रहते हैं, ज्यादा मूव नहीं करते हैं। यहाँ पर मीडियमली मूव करते हैं, यहाँ पर जितना चाहो उतना मूव करते हैं। तो फिर से काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में होगी लो, क्योंकि हिल नहीं पाएंगे ज्यादा, लिक्विड में होगी मीडियम, और गैसेस में होगी सबसे हाई काइनेटिक एनर्जी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा, देखो, क्योंकि सॉलिड में वो हिल भी नहीं पाते हैं, इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर होगा हाई, यहाँ पर फिर से होगा मीडियम, और गैस होगा सबसे लो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में है ही नहीं, तभी तो काफी दूर दूर जाते रहते हैं, पर यूनिट एरिया पर उतना मास टिकता ही नहीं जितना चाहिए, ठीक है। और सॉलिड में सबसे ज्यादा मास होता है यूनिट एरिया पे, तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है।
तो इस चार्ट से आप समझ सकते हैं, अरे लाइन टेढ़ी बन गई। इस चार्ट से आप समझ सकते हैं कि सॉलिड और लिक्विड और गैस में मेनली क्या डिफरेंस होता है, और इन चार चीजों को ही आपको अच्छे से पढ़ना है। इसी से क्वेश्चन आता है, ठीक है, एनडीए में इसी से क्वेश्चन आएगा। ज्यादा डेप्थ में तो नहीं पूछता है इससे, और अंदर तो नहीं पूछ सकता, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दो और स्टेट्स आती है मैटर की, एक है प्लाज्मा और एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा कब बनती है, प्लाज्मा की स्टेट कब आती है? तो अगर हम किसी गैस को सुपर हीट कर दें, सुपर हीटिंग ऑफ गैसियस फॉर्म, ठीक है, तो किसी गैसियस फॉर्म को अगर हम सुपर हीट कर दें तो इसको हम क्या बोल देंगे? प्लाज्मा, ठीक है। सिंपल यही स्टेट होती है, हमें याद क्या रखना है, बस यही सुपर हीटिंग। बस एनडीए में बस इतना ही पूछेगा कि प्लाज्मा कैसे बन सकता है, तो सुपर हीटिंग ऑफ गैसियस फॉर्म। कोई भी गैसियस स्टेट हो उसको अगर हम सुपर हीट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लाज्मा स्टेट। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होती है? तो यहां पर क्या होता है, यहां पर सुपर हीटिंग होगा, यहां पर सुपर कूलिंग या फिर सुपर फ्रीजिंग। तो सुपर फ्रीजिंग के बाद जो स्टेट बनेगी उसको बोलेंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। मतलब कितना? 0 केल्विन। अगर हम किसी भी सॉलिड का, ठीक है, यहां पर सॉलिड का होगा, कोई भी सॉलिड है उसका टेम्परेचर अगर हम 0 केल्विन कर दें तो ये वाली स्टेट क्या कहलाएगी? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो यहां पर दो चीजें याद रखने की है, प्लाज्मा कैसे बनता है? सुपर हीटिंग से। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कैसा बनता है? सुपर फ्रीजिंग से, ठीक है। प्लाज्मा तो हमने, प्लाज्मा को हम देख सकते हैं, मतलब ये हमारे पास स्टेट है, रियल में है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हमारे पास एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये बस थ्योरी है अभी, ठीक है। कुछ 3 साइंटिस्ट थे, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने ये करने की कोशिश करी थी, और बाकी अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट तो है नहीं, ठीक है। तो ये एक हाइपोथेटिकल स्टेट है, अभी तक हमने इसको अचीव नहीं किया है। तो ये कैसे बनती है? सुपर फ्रीजिंग से, क्योंकि 0 केल्विन का टेम्परेचर भी हाइपोथेटिकल, इतना टेम्परेचर अभी तक हमें डिफाइंड नहीं हुआ है, मतलब मिला नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर होता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स। तो ठीक है, इंटर कन्वर्जन कैसे होगा देखो। तो गैस से लिक्विड, सबसे पहले सॉलिड से लिक्विड कैसे बनेगा? टेम्परेचर बढ़ा के, ठीक है, जनरली मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अब सॉलिड से सीधे गैस भी बन सकता है, ठीक है। तो जनरली मैं बोल रहा हूं, ये कैसे होगा? जनरली जो देखा जाता है। और हमारे पास एनडीए में जनरल साइंस ही आती है, इतना डेप्थ में कुछ पूछता नहीं है। तो सॉलिड से लिक्विड गया तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर फिर से बढ़ाएंगे तो गैसियस स्टेट आ जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, तो फिर इसको हम बोल देंगे यहां पर सुपर हीटिंग। सुपर हीटिंग से कौन सी स्टेट आ जाएगी? प्लाज्मा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा रखा है यहाँ पे, और ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, बीसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इसको हम बोलते हैं 0 केल्विन। ये कब होता है? 0 केल्विन पर अचीव होता है। तो यहाँ पर भी हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अगर सपोज हो तो फिर टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड बनेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए फिर से टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल। तो ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। और जैसे ये भी हो सकता है, जैसे गैस से हमें लिक्विड पे जाना है तो टेम्परेचर को कम कर दो। इसको मैं थोड़ा दूसरा पेन से ड्रॉ करता हूं ताकि अंडरस्टैंड करने में ठीक रहे, ब्लू से। तो गैस से हमें करना है लिक्विड, तो टेम्परेचर चेंज, और कैसा चेंज? नीचे की तरफ, यानी लो करना है टेम्परेचर। लिक्विड से सॉलिड जाना है तो टेम्परेचर फिर से कम करो। सॉलिड से बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जाना है तो टेम्परेचर फिर से कम करो, और प्लाज्मा से गैस में जाना है तो टेम्परेचर फिर से कम करो, ठीक है। तो ये कन्वर्जन भी आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद आता है मास एंड वेट। ठीक है, तो मास और वेट तो हमने थोड़ा सा देखा भी था पिछली क्लासेस में। तो सबसे पहले मास की बात करते हैं। तो मास क्या होता है? नेवर चेंज। और मास क्या होता है? मैटर कंटेंड। मास कभी चेंज नहीं होता है, और मैटर जो कंटेंट होगा अंदर, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? मास बोलेंगे। और वेट क्या होता है? और हाँ, एक चीज नोटिस करने की है, यहां पर मास का जो यूनिट होता है वो क्या होगा? केजी भाई। ठीक है, केजी होता है। और वेट का जो, पहले तो इसका हो देते हैं, चेंज हो सकता है, चेंजेस विथ प्लैनेट्स, प्लैनेट टू प्लैनेट वेट चेंज हो सकता है। ठीक है, ये हमने देखा था। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेट इक्वल्स टू m इंटू जी। और यहां पर मास का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस मास का ये हो जाता है m। ठीक है, मास होता है m, वेट होता है mg। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो यूनिट होती है, इसकी मास की यूनिट होती है केजी, और वेट की यूनिट होती है न्यूटन। अब ये कैसे भाई? अब न्यूटन तो किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। तो वेट भी एक फोर्स ही होता है जो मास के वजह से लगता है। ठीक है, मास की वजह से लगने का क्या मतलब है? जैसे किसी का मास है 50 kg, तो ये वेट कितना लगाएगा? m इंटू जी। तो m कितना है? 50, और मान लेता है ये अर्थ पे खड़ा है, तो ये हो जाएगा 500 न्यूटन। ठीक है, तो 500 kg का कोई इंसान इस धरती पर 500 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करता है, और इसी फोर्स को हम बोलते हैं वेट। ठीक है, तो मास और वेट के बीच का डिफरेंस भी हमें समझ आ गया होगा। अब आते हैं प्रेशर और स्ट्रेस। अब ये दोनों, इन दोनों का फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम होता है, पर एक बार देख लेते हैं अलग क्या है इसमें। पहले देख लेते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होगा? फोर्स exerted on a surface। ठीक है, फोर्स exerted on a surface, ये होगा प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन एरिया। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखने की है, और वो क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फोर्स है, फोर्स इज फोर्स ओनली एक्ट ऑन कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, जो सरफेस कांटेक्ट पे है सिर्फ उसी पर फोर्स लगेगा। सपोज जैसे हमारे पास ये एक सरफेस है, ठीक है, और मैंने यहां पर एक सिलेंडर को ऐसे टिका दिया, और इस सिलेंडर से मैं अब नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर जो प्रेशर आएगा, जो फोर्स लगेगा, वो बस इतने ही एरिया पर लगेगा। चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। तो जो फोर्स लगेगा वो बस इतने एरिया पर ही लगेगा, तो ये है प्रेशर। ठीक है, अब आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। स्ट्रेस मतलब ये होता है जब हम शेप चेंज करें सॉलिड्स की, शेप चेंज। लिख लेता हूं पूरा। फोर्स exerted to change the shape of a solid
ठीक है, किसी सॉलिड के शेप को चेंज करते टाइम जो फोर्स लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस। यहां पर क्या था, फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस बस। और यहां पर क्या है, अगर हम किसी शेप को चेंज करना चाहते हैं, किसी सॉलिड की शेप को चेंज करना चाहते हैं तो उसको बोलेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला भी वही होता है, P इक्वल टू F बाई A। ठीक है, और यहां पर फिर से एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और मैं इसको इस तरफ खींच रहा हूं, इस सिलेंडर को इस तरफ खींच रहा हूं, तो फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये थोड़ा पतला भी हो गया और थोड़ा खींच के लंबा भी हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या बात हुई, जो फोर्स लगी वो हर पॉइंट पर लग रही है, यहां पर भी, 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 पूरा इसने जो फोर्स को पूरा क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये पतला हो गया और ये खिंच भी गया। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पर यहां पर फोर्स अप्लाई हुआ, तो इसको क्या बोल देते हैं, स्ट्रेस। तो मेन डिफरेंस प्रेशर और स्ट्रेस में क्या है कि ये बस वहीं पर एक्ट करता है जहां पर टच हो रखा है सरफेस से कोई भी पार्ट। ठीक है, जिस टूल से हम प्रेशर लगा रहे हैं वो कहां पर टच हो रखा है, बस वहीं पर ये फोर्स अनुभव करेगा या एक्सपीरियंस करेगा, और यहां पर ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा होल बॉडी पे। ठीक है, जैसे यहां पर पूरे सॉलिड पे इसने क्या करा, फोर्स को एक्सपीरियंस किया, तभी ये एक्सटेंड हो गया और पतला भी हो गया। ठीक है, तो प्रेशर और स्ट्रेस में ये डिफरेंस है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। ठीक है, तो फ्लूइड का नाम लिया तो सबसे पहले हमें वाटर ही याद आता है, तो मान लेते हैं ये वाटर है। तो हमें पता है वाटर अपनी सरफेसेस पर भी, यानी अपनी वॉल्स पर भी फोर्स लगाता है, नीचे की तरफ भी फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ भी फोर्स लगाता है। ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, उसकी वजह से फ्लोटिंग का प्रिंसिपल आता है। अभी हमारे पास फ्लोटिंग का प्रिंसिपल आएगा, तो जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है इसका एक नाम है, इसका नाम क्या है, बॉयंट फोर्स। ठीक है, या अप थ्रस्ट फोर्स भी उसको बोल देते हैं, अप थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, इसको हम अभी देखेंगे। ठीक है, इस फोर्स का जो फॉर्मूला है उसको देखेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, P इक्वल टू P नॉट प्लस रो GH। इसको देखते हैं ये क्या है। ठीक है, जैसे हम समंदर में नीचे जाते रहते हैं, नीचे जाएंगे तो फिर नीचे जाते हुए जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा वहां पर ज्यादा प्रेशर होता है और ऊपर वाले पार्ट पर कम प्रेशर होगा। आपने सुना होगा ये बात। तो एक बार देख लेते हैं, जैसे हमारे पास एक बहुत बड़ा कंटेनर है, पानी का ही कंटेनर है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर प्रेशर है P, और हमें पूछा है इस पॉइंट पर क्या प्रेशर हुआ, तो वो कैसे निकालते हैं। अब देखो P नॉट यहां पर क्या, ये जो ऊपर वाला प्रेशर है जो यहां पर लग रहा है, ठीक है, ये प्रेशर होगा P नॉट, और इस P नॉट को हम क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस P नॉट को हम क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहां से यहां तक की डेप्थ मान लेते हैं h है। ठीक है, तो यहां से जो यहां का प्रेशर आएगा, इस पॉइंट का हमें क्या चाहिए, प्रेशर, तो प्रेशर क्या होगा, P नॉट प्लस रो GH। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। रो क्या, ये P नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और रो क्या है, डेंसिटी, किसकी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। फिर उसके बाद G हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन,
और h क्या है हमारे पास, डेप्थ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखना चाहिए आपको, ताकि एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आए इसका, एनडीए में इसका क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर हम इससे प्रेशर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था वेरिएशन। प्रेशर इन फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, तो किस किस पर डिपेंड करता है प्रेशर ऑफ फ्लूइड। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच। तो किस किस पर डिपेंड करता है, पहली बात तो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, अच्छा हमने प्रेशर की यूनिट के बारे में बात नहीं की, हाँ हमने यूनिट की बात नहीं की, तो यूनिट क्या होगी, पास्कल। इसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल, इसका नाम है पास्कल। ठीक है, किसी साइंटिस्ट के नाम पर दिया है। वैसे अगर हम यहां से निकालना चाहें तो यहां से क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेम यहां पर भी वहां पर भी, स्ट्रेस का भी और प्रेशर का भी क्या होगा, पास्कल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर हम बात कर रहे थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो सबसे पहले प्रेशर इन फ्लूइड्स डिपेंड्स अपॉन, तो ठीक है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये कितना होता है, लगभग 10 टू द पावर 15 पास्कल होता है। पीए होता है ना, सॉरी, पास्कल का जो सिंबल होता है वो होता है पीए। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है, दूसरा रो क्या है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो h है, h क्या है हमारे पास, डेप्थ। तो डेप्थ जितनी जितनी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि प्रेशर किस पर डिपेंड करता है फ्लूइड्स का। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो ये हमारे पास इमेजेस हैं, तो हमें यहां पर बिल्कुल ऊपर यहां पर हमें प्रेशर दिया है पी नॉट। ठीक है, ये सेम लाइन है। ठीक है, यहां पर हमें प्रेशर दिया है पी नॉट। तो हमें पूछा है कि इस पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा और कौन से पोजीशन की प्रेशर सबसे ज्यादा होगी। तो सबको लग रहा होगा, ठीक है, हमें पूछा क्या है कि प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा, P1 पर होगा, P2 पर होगा या P3 पर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पर होगा, सबको लग रहा होगा कि P2 पर सबसे ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा, है ना, पर ऐसा नहीं है। ये तीनों के तीनों प्रेशर बिल्कुल सेम है। कैसे, क्योंकि जो प्रेशर है ऑफ फ्लूइड्स है वो शेप पर डिपेंड नहीं करता है। किसकी शेप पर, जो हमारे पास वेसल है उसकी शेप पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है, बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पर और हाइट पर यानी डेप्थ पर। ठीक है, तो वो उस वेसल पर डिपेंड करता ही नहीं जिस वेसल में रखा है। ठीक है, ये थोड़ा ऐसे वाले वेसल में है, ये थोड़ा ऐसे शेप में है, ये थोड़ी ऐसी शेप में है, पर मैंने बोला कि ये पॉइंट सेम है, नीचे का पॉइंट आपको बिल्कुल सेम दिख रहा है। और ये हाइट कितनी होगी, ये भी बिल्कुल सेम है सबकी, h h h। ठीक है, और ये लिक्विड वाटर है तो इसकी डेंसिटी भी रो होगी, इसकी भी रो, इसकी भी रो। तो तीनों का प्रेशर बिल्कुल सेम आएगा। तो P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3 कितना हो जाएगा, P नॉट प्लस रो जी एच। तो ये होता है हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्यों बोला इसको, क्योंकि ऐसा लगता है कि दूसरे वाले में प्रेशर सबसे ज्यादा होगा नीचे वाले पॉइंट पर हाइट की वजह से बस हाइट पर और रो पर और पी नॉट पर ये डिपेंड करता है। तो इसकी वजह से जो प्रेशर होगा वो तीनों में सेम होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है बायंड फोर्स। बायंड फोर्स, हाँ, तो बायंड फोर्स क्या होता है, या अपवर्ड फोर्स। मैंने अभी बताया था कि अगर हमारे पास एक वेसल है और इसमें हमने क्या भर दिया, लिक्विड, तो ये ऊपर की तरफ
और साइड की तरफ और नीचे की तरफ भी फोर्स लगाता है। तो जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाई इसको ही हम क्या बोलते हैं, बाइंड फोर्स बोलते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं, बाइंड फोर्स बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल टू रो जी वी। ठीक है, तो अब सबसे पहले कुछ चीजें समझनी है। एफ बी इक्वल टू हमारे पास यानी बाइंड फोर्स, एफ बी इक्वल टू क्या आया, रो वी जी या रो जी एच, सॉरी रो जी वी कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहां पर जो रो है वो हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और हमारे पास ये जो V है ये है वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब थ्रस्ट फोर्स या अपवर्ड फोर्स कब लगेगी, जब हम यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे। जैसे नाव है, नाव रख दी हमने ऊपर से, तो यहाँ पर जो अब अगर हम बाइंड फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, हमने नाव रखी और बाइंड फोर्स का फॉर्मूला लगाया, तो वहां पर जब हम वॉल्यूम रखेंगे तो वो वॉल्यूम किसका होगा, उस नाव का वॉल्यूम होगा। और ये रो यानी डेंसिटी किसकी होगी, उस फ्लूइड की, जिस फ्लूइड पर हम तैराना चाह रहे हैं। और स्मॉल जी आपको पता ही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहीं से जन्म लेता है फ्लोटिंग प्रिंसिपल। तो फ्लोटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, देखो अगर हमारे पास एफ बी है और ग्रेटर देन वेट, ठीक है, अगर हमारे पास कोई नाव है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है और वो पानी में तैरना चाहती है, तो जो इसका वेट होगा, नीचे की तरफ जो वेट लग रहा है, अगर वो बाइंड फोर्स ज्यादा है और वेट कम है, तो फिर ये क्या करेगी, फ्लोट करने लगेगी या फिर ऊपर की तरफ आने लगेगी। अपवर्ड फोर्स लगने लगेगा इस पे, अपवर्ड फोर्स लगेगा। ठीक है, और अगर ये दोनों बराबर हैं, बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट, ठीक है, ये दोनों, ये बाइंड फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही है एफ बी और वेट नीचे की तरफ, अगर ये दोनों सेम है तो यहां पर क्या होने लगेगा, ये फ्लो होने लगेगा। ठीक है, और अगर वेट ज्यादा है और बाइंड फोर्स कम है, तो फिर क्या कंडीशन बनेगी, सिंक की, डूब जाएगा। और फोर्स अब किस तरफ लगेगी, डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। सिंक में क्या लगता है, डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, तो आई होप आपको बाइंड फोर्स समझ आया हो। बाइंड फोर्स क्या होता है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड पर रखते हैं तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं बाइंड फोर्स। उसका फॉर्मूला होता है F B इक्वल टू रो जी वी। रो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, V होता है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमने रखा उसका वॉल्यूम, और G होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और फिर उसके बाद आता है फ्लोटिंग प्रिंसिपल। तो अगर हमारे पास एक नाव है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम उसको तैराना चाह रहे हैं फ्लूइड पे, तो ऊपर की तरफ जो अपवर्ड फोर्स लगेगा और नीचे की तरफ जो उसका वेट लगेगा, वेट यानी फोर्स ही होता है, मैंने बताया था। तो फ्लोटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर बाइंड फोर्स ज्यादा हो वेट से, तो फिर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, इसकी तरफ फ्लोट तो करेगी पर थोड़ा ऊपर की तरफ भी फोर्स लगता रहेगा, फ्लोट तो करते रहेगी। और एफ बी यानी बाइंड फोर्स इक्वल हो जाए वेट के, तो फिर वो फ्लो करेगी इजीली, अच्छे से फ्लो करेगी। और अगर बाइंड फोर्स छोटी हो जाए वेट से, तो फिर वो नाव डूब जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, बाइंड फोर्स भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हमारा यही था, बाइंड फोर्स तक। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने कई सारे टॉपिक देखे स्टेट ऑफ मैटर पे। सबसे पहला टॉपिक थोड़ा मैं बता देता हूँ, रिवीजन करा देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा था। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था हमारा मैटर। मैटर क्या होता है, जिसमें दो प्रॉपर्टीज हों, एक तो मास और एक वॉल्यूम होना चाहिए, और इनके क्या होने चाहिए हमारे पास, स्मॉल पार्टिकल्स,
ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इन स्मॉल पार्टिकल्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले बहुत ही स्मॉल होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, और इन दोनों के इनके बीच में स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन देम, और फिर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, और इनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी possessed by these molecules या these atoms। तो ये हमने मैटर के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था स्टेट्स के बारे में, स्टेट ऑफ मैटर। और फिर हमने यहाँ पर स्टेट के बारे में बात करी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फिर चार्ज जो के बारे में हमने बात करी थी, रिजिडिटी, काइनेटिक एनर्जी, और क्या क्या था, रिजिडिटी, काइनेटिक एनर्जी, देख लेते हैं एक बार, चार चीजें थी मैं भूल गया उसको, हाँ, रिजिडिटी, काइनेटिक एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम और डेंसिटी। तो इन चार चीजों की हमने बात करी थी। फिर इसके बाद हमने प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट के बारे में बात किया था। फिर इंटर कन्वर्जन क्या था, ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मास के बारे में पढ़ा था, वेट के बारे में पढ़ा था, मास और वेट के बारे में। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, प्रेशर और स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था, प्रेशर वर्सेस स्ट्रेस। इसके बाद हाँ, फिर प्रेशर इन फ्लूइड्स, फिर हमने प्रेशर इन फ्लूइड्स की बात करी थी। और फिर इसी में हमने क्या पढ़ा था, इसी में हमने 2-3 टॉपिक पढ़े, बायंड फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, और लास्ट में हमने पढ़ा था, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, तो लास्ट में हमने बाइंड फोर्स ही पढ़ी थी, ठीक है, ठीक है। तो बाइंड फोर्स का फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको, F इक्वल टू रो जी वी। और प्रेशर इन फ्लूइड में प्रेशर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, P इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच। P नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रो हमारे पास होता है डेंसिटी, G होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, H होता है डेप्थ, और यहाँ पर रो है फिर से डेंसिटी, G है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये थी आज की क्लास। तो हमने रिवीजन भी कर दिया है हल्का सा जितना मैंने पढ़ाया था आज। तो ये थी आज की क्लास, आपको कैसी लगी मुझे बताना कमेंट में। और ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।